अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पहला देखते हैं जिब्रेलिन। ये सभी जो है क्या है, सभी पादप हार्मोन ही है। जिब्रेलिन जो है एक पादप में वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य जो है बीजों के अंकुरन में सहायता करना है। बीजों के अंकुरन में क्या करता है? सहायता करता है। बीजों के अंकुरन में सहायता करता है। दूसरा है साइटोकाइनिन। ये भी क्या है? ये भी वृद्धि हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य जो है यह कोशिका विभाजन कर पौधों के वृद्धि में सहायता करता है। पौधों के वृद्धि में सहायता करता है। कोशिका विभाजन कर यह पौधों के विकास और वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। ऑक्सिन है। ऑक्सिन भी क्या है? वृद्धि हार्मोन है और ये जो है ये भी क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है और इसका भी कार्य जो है फूल पत्ती फल का क्या करना है? फूल पत्ती जो भी अंग है पौधा का उसके विकास में सहायता करता है। जबकि एब्सिसिक अम्ल जो है यह वृद्धि हार्मोन नहीं है बल्कि यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह जो है वृद्धि पर पेड़ पौधे के वृद्धि पर नियंत्रण करता है और बीजों के अंकुरन होने में भी क्या करता है? नियंत्रण करता है, रोकता है और समय पर सही समय यानी अनुकूलित समय पर वह क्या करता है? ये अपना प्रभाव कम करता है तब जाके बीज क्या होता है? अंकुरित होता है। तो ये वृद्धि हार्मोन है एक तरह से क्या है? एब्सिसिक अम्ल। और यही जो है क्या करता है? पत्तियों को पौधों से अलग करने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी यही उत्तरदायी है कि पौधों में लगा हुआ पत्ती मुरझा जाता है, सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में श्वसन किसके द्वारा होता है? पैरामीशियम में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो अगर पैरामीशियम का अगर हम देखें, इसका आकृति देखें तो ये चप्पल की तरह होता है। इसका आकृति होता है चप्पल की तरह होता है। मान लीजिए यही है पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसके चारों तरफ एक महीन रोएदार संरचना होती है जिसे सिलिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सिलिया। इसका मुख्य कार्य यह गति करने में और भोजन पकड़ने में है। इस सिलिया का मुख्य कार्य क्या है? गति करने और भोजन को पकड़ने में है, यानी भोजन ग्रहण करने में। सिलिया का मुख्य कार्य है। ये पैरामीशियम का कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? पैरामीशियम का कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली होता है। अर्धपारगम का मतलब होता है इस झिल्ली के द्वारा विशेष पदार्थों को ही बाहर और अंदर आने के लिए क्या होता है? यह नियंत्रण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। तो इसमें श्वसन जो है इसी झिल्ली के द्वारा होता है और जल का भी अवशोषण इसी झिल्ली के द्वारा होता है। तो इसमें जो है ये सिलिया की सहायता से, अगर इसमें कहे सिलिया की सहायता से इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है और जल का अवशोषण इसमें विसरण एवं परासरण विधि द्वारा होता है। अगर पूछेगा कि श्वसन किसके द्वारा होता है तो सिलिया की सहायता से होता है और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है तो विसरण एवं, यानी किस विधि से होता है जल का अवशोषण? तो विसरण एवं परासरण विधि से होता है। चलिए अगला देखते हैं। और कूटपाद की बात करें, कूटपाद तो आप लोग को पता है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद ये अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में। और ये भोजन पकड़ने में और इसको गति करने में सहायता करता है। चलिए अगला है वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है। तो ट्रैकिया जो है हमारे ये गला के पास होता है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा मुख है। इसी के ऊपर नाक होता है जो फिर आगे जाकर के कंठ द्वार से जुड़ता है यहाँ पे। तो ये फिर दोनों ये यहाँ पे मिलता है।
और ये एक नली बनता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक ही फूड पाइप होता है, एक इधर गया इधर आया, ये और ये चला जाता है किधर, फेफड़ा में। किधर चला जाता है, ये फेफड़ा में जाता है दोनों तरफ। और यहाँ पे एक संरचना होता है जो कंट्रोल नियंत्रण करता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। ये कंट्रोल करता है कि, और ये अमाशय में जाता है, इधर अमाशय में। तो ये एपिग्लोटिस जो है यही मुख्य भूमिका निभाता है कि जब हम सांस लेंगे तो वह द्वार इधर का खुलेगा, फेफड़ा वाला खुलेगा, और जब भोजन निकलेंगे तो वह ये फूड पाइप यानी अमाशय में जाएगा भोजन। ये नियंत्रण कौन करता है, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस ही निर्धारित करता है, इसको सिग्नल मिलता है ब्रेन से, और ब्रेन इसको कहता है कि किधर वाला द्वार खुलना है, ये फेफड़ा वाला द्वार खुलना है या इधर भोजन नली वाला। तो इसी पर ये नियंत्रण ब्रेन के यानी मस्तिष्क के संकेत पर यह कार्य करता है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग सड़क जाते हैं, खाते समय, पानी पीते समय, या कुछ भी खाते समय हम लोग सड़क जाते हैं। तो उस समय होता क्या है कि लोग कहता है कि कोई याद कर रहा था, कोई तुमको बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा है इसलिए तुमको सड़क रहा है। तो वो सब कहावत है, कोई तुमको नहीं याद कर रहा है बल्कि वही आदमी याद कर रहा होता है किसी को, या कुछ सोच में पड़ा होता है और खाना खा रहा होता है। क्योंकि ये वर्क किसके आधार पर करता है, तो मस्तिष्क के संकेत पर करता है। इसलिए खाना खाते समय ध्यान से खाना चाहिए। अगर हम कुछ टीवी मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, यानी दिमाग को अलग बिजी रखे हुए हैं, खाना यहाँ खा रहे हैं, तो दिमाग इसको एपिग्लोटिस को सही से संकेत नहीं दे पाता है, क्योंकि दिमाग अलग बिजी है। तो इस स्थिति में ये कहेगा कि हमको तो कुछ पता नहीं कि क्या करना है, करने के द्वार खुलना है। इस सिग्नल का इंतजार करता है, ब्रेन इसको सिग्नल नहीं दे पाता है, क्योंकि ब्रेन को हम कहीं बिजी रखे हुए, उलझा के रखे हैं कुछ बात सोचने में, बतियाने में, देखने में। तो ये कहते इसको पता नहीं चलता है कि सांस आ रहा है कि भोजन आ रहा है। तो कभी कभी क्या है, तो होता है कि भोजन निकल रहे हैं और खोल देता है फेफड़ा वाला, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेफड़ा तो ऑक्सीजन को यानी हवा को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही इधर भोजन आता है तो फेफड़ा में ऑटोमेटिक यह प्रक्रिया होती है इसको रिवर्स करने का। तो फेफड़ा जो है अपने आप में इसमें गुण है कि जोर से ये क्या करता है, पुश करता है। जो भोजन आने वाला है, भोजन आ जाएगा तो फेफड़ा जाम आदमी मर जाएगा, इसलिए अंदर से ये करता है, पंप करता है फेफड़ा जोर से, इतना जोर से पंप करता है कि ये जो खाना इधर आने वाला है वो मुंह नाक में पूरा चावल दाल निकाल देता है, यानी सड़कते हैं तो पानी नाक जो सब निकाल देता है। इतना तेज ये क्या करता है, पंप करता है। तो हम लोग कहते हैं सड़क गए, तो कोई याद नहीं कराता। जो आदमी खा रहा है वो अपने दिमाग को कहीं बिजी रखेगा तो ये घटना सड़कने की घटना होती है। आप लोग इसको महसूस भी कीजिएगा कि कभी कभी खाते समय कोई दूसरा कार्य करते हैं तो हमको सड़कता है या निकलने में परेशानी होने का ऐसा अनुभव होता है। तो ये एपिग्लोटिस ही है जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है। ट्रैकिया यानी श्वसन द्वार में। तो कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ट्रैकिया। अगला है कीटों का रक्त। कीटों के रक्त का रंग, कीटों के रक्त का रंग किसकी अनुपस्थिति में सफेद होता है, यानी क्या नहीं पाया जाता है रक्त में, जिसके कारण क्या होता है, कीटों का रंग उजला होता है, सफेद होता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कीटों का जो भी कीट पतंग है छोटा छोटा, उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो किसके कारण, किसके अनुपस्थिति के कारण, तो हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण कीटों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कद मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा बताए हैं। एक तो ईस्ट में होता है और दूसरा हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है, जबकि ये अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इसमें विखंडन द्वारा होता है। क्या होता है, किस विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन द्वारा।
और ईस्ट और हाइड्रा में कौन विधि से, किस विधि से जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है, निम्न में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी जो आंख से संबंधित बीमारी है, यानी इसमें सही से दिख नहीं पाता है, आंख से संबंधित यह बीमारी है। विटामिन ई की कमी से और विटामिन ए का जो स्रोत है वो है गाजर, पालक, आम, पपीता, जो भी फल है, आम, पपीता, ये सब विटामिन ए से भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। और इसका सोर्स जो है यानी स्रोत जो है वह अंकुरित अनाज है। क्या है? अंकुरित अनाज, फल, पनीर, दूध, ये सब है विटामिन ई का क्या है? स्रोत है। विटामिन के जो है ये इसी की कमी के कारण, विटामिन के की ही कमी के कारण क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बना पाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तब विटामिन के। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन रोग? स्कर्वी रोग होता है। और इसका स्रोत जो है वह है आंवला, नींबू, संतरा और जो भी खट्टे और रसदार फल होते हैं सभी में क्या पाया जाता है? इसके अलावा अमरूद है, सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ा का रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है जिसको पायरिया कहते हैं, विटामिन सी की कमी से होती है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन, तो ये जाइलम है, तो भोज्य पदार्थों का परिवहन देखेंगे तो जाइलम है, ये सब उत्तक है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है। जाइलम उत्तक के द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर पूछेगा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो क्या बोलेंगे? जाइलम उत्तक के द्वारा। पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। जैव विविधता का अच्छा उदाहरण, जंगल की बात करें तो जंगल में पेड़ पौधे और जंगली जीव जंतु केवल रहते हैं। फसल, खेत की बात करें तो खेत है और फसल लगा हुआ है, कुछ जीव जंतु। तालाब की बात करें तो यहाँ पे ये तालाब एक ऐसा क्षेत्र, जगह है, स्थान है जहाँ पे जलीय जीव, स्थलीय जीव और सभी जैव और अजैव जो संघटक है पर्यावरण का, सभी उपलब्ध होते हैं। इसलिए जैव विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? तालाब होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों अंग पाया जाता हो। तो इसमें देखेंगे मनुष्य नहीं है, तिलचट्टा नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, क्या है? केचुआ है। कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, केचुआ, जिसको हम गांव देहात में चेरा बोलते हैं। बरसात के मौसम में ज्यादा निकलता है चेरा, केचुआ। और केचुआ को एक और कहीं पूछ देगा कि किसानों को मित्र किसे कहा जाता है तो केचुआ को बोला जाता है, क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को खाकर कंपोस्ट में बदल देता है और खेत की यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है, इसलिए किसानों का मित्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मतलब इसमें रक्त परिसंचरण के लिए या किसी भी कोई भी परिसंचरण तंत्र के लिए मतलब इसमें कोई भी विशेष अंग नहीं पाया जाता है।
तो मनुष्य में होता है, तोता में भी होता है, बिल्ली में होता है, तिलचट्टा है, कॉकरोच जिसमें फूला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी। शैवाल में जल का परिवहन होता है, शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो शैवाल में विसरण, परासरण और विसरण दोनों विधि द्वारा होता है, दोनों विधि द्वारा इसमें क्या होता है, जल का परिवहन होता है। तो इस दोनों ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर दोनों में से कोई रहेगा तो आपको दोनों में से कोई एक मारना है। अगर दोनों रहेगा और एक ऑप्शन दे देगा ए तथा बी, तो हम ए तथा बी मारते हैं, है ना। तो हम दोनों इसलिए दिए हैं कि आप दोनों जान जाए। अगर परीक्षा में सिर्फ परासरण देगा तो परासरण मारेंगे, विसरण देगा तो विसरण देंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों का ऑप्शन देगा ए तथा बी, तो हम ए तथा बी मारेंगे। तो शैवाल में जल का परिवहन परासरण और विसरण दोनों प्रक्रिया द्वारा होता है। निम्न में से कौन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो पहला है प्लेटलेट्स, देखते हैं प्लेटलेट्स जो है शरीर में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। प्लेटलेट्स का काम है यह कटने फटने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है और कोशिकाओं के मरम्मत में भी क्या करता है, सहायता करता है। लिम्फोसाइट जो है यह बीमारियों से लड़ता है, क्या करता है, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बनाता है, यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो बीमारियों से लड़ता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, लड़ता है, शरीर को बीमारी होने से बचाता है। थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट भी यह एक रक्त बिंबाणु है जो ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने में सहायता करता है। मोनोसाइट की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के मरम्मति एवं उसके ग्रोथ के में सहायता करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट। ये सभी जो है रक्त का अवयव है, यानी रक्त में पाया जाने वाला ये सब अवयव है और सबका अलग अलग कार्य है, कुछ का मिला जुला भी कार्य है। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। पीलिया या तिल्ली को क्या कहा जाता है, पीलिया या तिल्ली, इसका अंग्रेजी में नाम है एस्पिलिन। यानी एस्पिलिन का क्या कार्य है, कहा क्या जाता है इसको, तो एस्पिलिन को यानी पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब इसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो है ये आकर के जब उसका वह डेथ होता है, यानी रेड ब्लड सेल का भी जीवन काल होता है लगभग 100 से 100 के आसपास, ये जिंदा रहता है रेड ब्लड सेल, उसके बाद ये डेथ हो जाता है और डेथ होने के बाद कहाँ चला जाता है, तिल्ली या पीलिया में जाकर के जमा हो जाता है। इसलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस। आत्महत्या की थैली ये बोलते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम। सब याद करना है, जितना पढ़ा रहे हैं जितना बोल रहे हैं सब याद करना है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली और पीलिया को क्या बोलते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रक्त का अवयव नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो रक्त में नहीं है, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन, पेप्सिन और प्लेटलेट्स। फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिनोजिन ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के मरम्मति का कार्य करता है। प्लेटलेट्स का भी कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, इसके अलावा भी बहुत सारा कार्य है। ये पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, पेप्सिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। कैसा है, पाचक एंजाइम है जो हमारे अमाशय से निकलता है और किसके पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है।
तो ये पेप्सिन जो है रक्त का अवयव नहीं है, बल्कि यह पाचक एंजाइम है जो जठर ग्रंथि से निकलता है महाशय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन परजीवी मलेरिया रोग का कारण है, यानी मलेरिया रोग का कौन सा कारण है? तो देखते हैं, जीवाणु, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ एक परजीवी है जो मलेरिया रोग का कारण बनता है, और ये प्रोटोजोआ जो है पाया कहाँ जाता है? तो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाए जाते हैं, यानी मुंह में, जहाँ मुंह में पाया जाता है ना। जब ये मादा एनोफिलीज नामक मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके मुंह में यानी लार ग्रंथि में ये प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का वाहक है, परजीवी है, वह उसमें पाया जाता है, और हमारे जिस व्यक्ति को काटता है उसके रक्त में मिल करके वहाँ पे अपना तेजी से वृद्धि करता है, गुणन करता है, और हमें बीमार करता है, और हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो मलेरिया का लक्षण क्या है? तो बहुत तेज बुखार, सर दर्द, और शरीर में क्या होगा? कपकपी होगा, और ये शाम के समय में ज्यादा लक्षण दिखता है। ये मलेरिया का क्या लक्षण है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और एक और बात, दुनिया में जो भी मच्छर काटता है वह मादा मच्छर ही काटती है। कौन? मादा मच्छर। नर मच्छर नहीं काटता है, नर मच्छर काटता ही नहीं है, जब भी काटता है खून चूसने का काम करता है, काटने का काम तो मादा मच्छर काटता है। नर मच्छर का काम है सिर्फ प्रजनन करके, फिर उसका क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है, प्रजनन करना है और मृत्यु हो जाता है। और मादा मच्छर को रक्त की जरूरत पड़ता है क्योंकि वह लार्वा को जन्म देती है, यानी अपने बच्चे को जन्म देती है, इसलिए यह खून क्या करती है? चूसती है, यानी काटती है। तो काटने वाला जो भी मच्छर है कौन होगा? मादा मच्छर होगा। अगला, निम्न में से कौन अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये सब है, इसमें एक ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, प्लीहा देखें, प्लीहा है ना। तो ये सब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, जबकि प्लीहा जो है वह क्या करता है? या प्लीहा बाह्यस्रावी या ग्रंथि अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ये सभी ग्रंथि है, प्लीहा बाह्यस्रावी या अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग याद कीजिएगा कौन सी? प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समजात अंग का उदाहरण है? निम्न में से कौन समजात अंग का उदाहरण है? पहले समझते हैं कि समजात अंग क्या है। वैसे अंग जो कार्य करने में अलग अलग होती है, यानी उसका कार्य अलग अलग हो, वैसे अंग जो जिसका कार्य अलग अलग हो लेकिन उसका मूल संरचना जो है वह एक ही जैसा हो, मूल संरचना एक ही जैसा हो। तो देखते हैं, मनुष्य का दांत और हाथी का दांत देखने में लगता होगा कि दोनों दांत है तो दोनों का काम एक होगा, भोजन को चबाने का, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी कार्य तो समान है लेकिन इसका संरचना जो है, मूल संरचना अलग है। मनुष्य के दांत का संरचना अलग है, जबकि हाथी के दांत का संरचना अलग है, भले ही कार्य समान हो। यानी ये भी भोजन को चबाता है, ये भी भोजन को चबाता है, काम एक है लेकिन संरचना अलग अलग है, तो ये नहीं होगा। मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कुत्ता का 4 पैर होता है तो अगला 2 पैर, ये दोनों का कार्य क्या सेम है? नहीं, अलग अलग है, काम अलग अलग है। हाथ से हम कोई सामान पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, और कुत्ता अगला पैर से ज्यादातर चलता ही है ना। तो काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का अगर मूल संरचना देखें, हड्डी का जो संरचना है वह लगभग एक समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी अगला 2 पैर। अगला है, पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन अंग है, यानी पुष्प में नर भाग कौन है? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, जायांग। तो ये पुंकेसर जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जबकि स्त्री केसर क्या हो जाएगा? मादा जनन अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा जनन अंग। जबकि पुंकेसर क्या है? ये पुष्प का नर भाग है, याद रखेंगे। स्त्री केसर मादा भाग यानी स्त्री भाग है, पुंकेसर नर भाग है। अगला, वसा का पाचन करता है, यानी वसा यानी फैट का पाचन कौन करता है? तो देखते हैं, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज।
तो वसा का पाचन जो है लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। यह एक यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, यकृत या लीवर से यह स्रावित होता है। यह पाचन, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। अगर पेप्सिन की बात करें तो यह अमाशय से निकलता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में कहां पर? तो अमाशय में। कहां पर? अमाशय में। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन किस जगह पर? तो ये छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में। ये पेप्सिन निकलता कहां से? अमाशय से। कहां से? अमाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है। अब है एमाइलेज। एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड जो बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ये स्रावित कहाँ से होता है? तो ये हमारे लार ग्रंथि में भी पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये अग्नाशय से भी, दोनों जगह से इसका स्राव होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट यानी जिसे हम स्टार्च या मंड बोलते हैं, उसको पाचन में सहायता करता है। ये सभी बातों को याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा जनरल कंपटीशन में भी पूछता है। ये सभी पॉइंट आपको खूब बढ़िया से याद करना है। लाइपेज यकृत, और यकृत या लीवर से निकलता है जो वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति में, यानी रक्त जो लाल दिखता है किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लसिका जो है क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स का भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है, और अन्य कार्य भी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है? हम बताए हैं कि पत्तियों में स्टोमेटा छिद्र पाया जाता है जो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो उस आदान प्रदान करने के लिए जो उसका नियंत्रण करता है, कब खुलेगा कब बंद होगा, वो कौन करता है? तो द्वार कोशिका। कौन करता है? द्वार कोशिका। इसको गार्ड कोशिका भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गार्ड कोशिका भी कहा जाता है। और ये चालनी कोशिका है, यह फ्लोएम उत्तक का अंग है। फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। और बाह्य दल जो है, बाह्य दल क्या है? फूलों का बाहरी भाग है। और मूल रोम जो, जिसको हम जड़ बोलते हैं, रोम यानी जड़, जो मेन जड़ होता है पौधों का, मूसला जड़ भी इसको बोलते हैं, मूल जड़। तो ये जड़ होता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। अगला, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन की बात करें तो ये अग्नाशय से निकलती है, और इसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह होती है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलती है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। किससे? अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलती है, जिसके कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। एंड्रोजन की बात करें तो एक हार्मोन है, यह सेक्स हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन की, और थायरॉक्सिन। वृद्धि हार्मोन पौधों में, हमारे शरीर में भी होता है और पौधों में भी होता है। और थायरॉक्सिन की बात करें तो यही क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कौन चीज? थायरॉक्सिन से। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। और इसी की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। इसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेवार है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसलिए घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? अगर पूछता है तो आयोडीन की कमी से। अगला है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन। अंडाणु एक मादा जनन अंग है, मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक है, जो अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से निकलता है। तो इसका निषेचन जो है शुक्राणु से। किससे? शुक्राणु से, जो एक नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है।
अंडाणु मादा युग्मक है, शुक्राणु नर युग्मक है, और दोनों का मिलन यानी निषेचन जिसको बोलते हैं वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब, यह टब लिखा गया है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो ये मादा में यानी स्त्रियों में पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब स्त्रियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, शब्द जीनोटाइप का क्या अर्थ है? तो जीनोटाइप का अर्थ है कि वह जीव जो जिसका जीनी संरचना समान हो, वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। यानी जीवों की संरचना, कैसा संरचना, तो जीनी संरचना या जीनी संरचना, जीन से संबंधित संरचना, यानी जीन के आधार पर संरचना समान हो तो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। चलिए एक अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये मटर का पौधा चयन किए थे मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए। कि कौन सा पौधा किए थे चयन? मटर का पौधा चयन किए थे। फ्लोएम उत्तक द्वारा, अगला है, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? ये तो पता है सब लोग को कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। तो वही पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत रूप है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो कौन सा रूप है जो फ्लोएम उत्तक करता है? तो हो जाएगा सुक्रोज। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है, सुक्रोज भी फल में ही पाया जाता है, लेकिन इसका रूप अलग होता है। ग्लूकोज C6H12 अभी बताए थे क्लास में। लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। सब किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सुक्रोज। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा जिसे कॉकरोच बोलते हैं, उसका श्वसन अंग क्या है? तो वह है ट्रैकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन है? ट्रैकिया है। गील किसका श्वसन अंग है? तो मछली का। किसका है? मछली का। और इसको क्या बोलते हैं? गलफरा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गलफरा या गील। त्वचा से कौन सांस लेता है? तो वह केचुआ है। कौन है? केचुआ जो है श्वसन से लेता है। और नाक किसका श्वसन अंग है? तो मनुष्य और अन्य जानवर का है ना। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। और तिलचट्टा की बात करें तो तिलचट्टा में 20 छिद्र होता है, श्वसन छिद्र, यानी कुल मिला के 10 जोड़ा होता है श्वसन छिद्र। 10 जोड़ा मतलब 20, 10 जोड़ा मतलब 20। ये दोनों तरफ से तिलचट्टा के शरीर पर 10 इधर 10 इधर श्वसन रंध्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से तिलचट्टा क्या करता है? श्वसन करता है। इसलिए तिलचट्टा का अगर इधर वाला भाग चिपा भी जाएगा ना, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तैयो नहीं मरेगा, ये इनने से सांस ले लेगा। इसीलिए तिलचट्टा धरती का बहुत अजीब प्राणी है, जल्दी मरता ही नहीं। उसको मार भी दीजिएगा तो यूं जिंदा रहता है। कारण है कि इनने न डाउन हुआ है, इसका इनने वाला तो छिद्र जो है श्वसन के लिए ये है, तो इसलिए तिलचट्टा जल्दी मरता नहीं है। तो तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वसन रंध्र होता है? तो 10 जोड़ा, यानी कुल मिलाकर के 20, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी से अभी पता है घेघा रोग होता है। घेघा रोग में ये जो ग्लैंड है फूल जाता है, गला फूल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? घेघा रोग। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क जिसको हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। इसका कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों अगर पूछेगा तो वो सेम होगा। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। न्यूरॉन किसका है? तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन किसका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र का, यानी इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, जो मस्तिष्क का सेल है, कोशिका होता है। ठीक है। बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन का स्रावित होता है।
और इसी की कमी से मधुमेह रोग होता है। पीलिया को आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं या कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है वह स्थान जहां दो न्यूरॉन संपर्क करते हैं क्या कहलाता है? अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन कुछ इस तरह का संरचना होता है। ये रफ में हम बना रहे हैं इसलिए जैसे तैसे। तो न्यूरॉन जो है इस तरह से न्यूरॉन की संरचना होता है, इस तरह से। तो न्यूरॉन जो है, दो न्यूरॉन जब आपस में संपर्क करता है, ये यहाँ से मान लीजिए एक और न्यूरॉन है जो यहाँ से है और ये संपर्क किया यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये क्या करता है? संपर्क क्यों करता है? तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, है ना। तो जहां पे दो न्यूरॉन आपस में संपर्क करता है उसको बोलते हैं सिनॉप्स। क्या बोलते हैं? सिनॉप्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिनॉप्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग मतलब जो हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसको बाहर करता है। तो यकृत, लीवर, यकृत मतलब लीवर, ये नहीं है। अमाशय ये भी नहीं है। प्लीहा ये भी नहीं है। कौन है? ब्रीक है, यानी ब्रीक यानी किडनी है। यह इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, ये तीनों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। ये सब क्या है? जहरीला पदार्थ है जो हमारे शरीर में बनता है, टॉक्सिन है, ये हमें बीमार कर देता है। इसलिए ब्रीक जो है इस सभी को रक्त से छान करके क्या करता है? मूत्र के माध्यम से इसको शरीर से बाहर करता है, यानी उत्सर्जित करता है। उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? ब्रीक हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? निम्न में से कौन पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधों से उत्सर्जन के रूप में क्या क्या निकलता है? तो देखते हैं रेजिन भी है, टैनिन भी है, गोंद भी है, तीनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी। गोंद जो है, गोंद की बात करें तो ये गोंद का लड्डू आप लोग खाए होंगे, मोतीचूर गोंद का बनता है। ये बबूल का पेड़ देखे होंगे या जानते होंगे, सुने होंगे। बबूल के वृक्ष से ये गोंद प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ, खासकर मिठाइयाँ बनाने में, लड्डू वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, इसमें से सभी, यानी सभी क्या है? पौधों में उत्सर्जी अंग है, पदार्थ है। अगला है पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल। पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल का मुख्य तत्व निम्न में से क्या है? तो देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, यानी कौन है? मैग्नीशियम है। पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला जो क्लोरीन है उसका मुख्य जो तत्व क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो हल्का होता है वह यूरोक्रोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मूत्र का अवयव की बात करें तो मूत्र में यूरिया भी पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, अमोनिया भी पाया जाता है। लेकिन पीला की बात करें, रंग पीला होने का कारण, तो कौन हो जाएगा? यूरोक्रोम। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस संबंधित है। तो डायलिसिस एक मशीन द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण का एक क्या है? तरीका है, यह व्यवस्था है, जो यह विधि है जो किससे संबंधित है? ब्रीक यानी किडनी से संबंधित है। जिस व्यक्ति का किडनी फेल्योर हो जाता है या किडनी ढंग से काम नहीं करता है तो उसके रक्त में टॉक्सिन भर जाता है, यानी जहर भर जाता है। तो कौन कौन जहर अभी बोले हैं? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब जो है जहरीला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है जो रक्त में क्या होता है? ये मिल जाता है और ब्रीक का कार्य है इसको रक्त से फिल्टर करके, शुद्धिकरण करके रक्त को शरीर से बाहर निकालना मूत्र के द्वारा। जब हमारा किडनी फिल्टर करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो
उस व्यक्ति को डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और ये सभी अवयव जो हानिकारक पदार्थ है इसको बाहर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद फिर से शुद्ध रक्त को फिर से शरीर में चढ़ा दिया जाता है। यानी इस हाथ से रक्त को निकालता है, मशीन में साफ करता है, फिर उसको क्या किया जाता है, दूसरे से चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। संबंधित किससे है, तो वृक्क से यानी किडनी से। ऑप्शन सी आंसर। मनुष्य में निम्न में से कौन उत्सर्जी पदार्थ है, तो अभी बताए हैं, यूरिक एसिड भी है, अमोनिया भी है, यूरिया भी है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला, पौधों में फलों को पकाने में सहायक होती है। अब देखिए तो ये सब पौधों में पाया जाता है, सभी पौधों का ही क्या है, पौधों में पाया जाने वाला सभी क्या है, एंजाइम है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ये सब के बारे में पीछे वाला अथी में देख चुके हैं क्वेश्चन में। तो एथिलीन जो है ये गैसीय रूप में पाया जाता है, यह गैसीय रूप में पाया जाता है, यह एंजाइम जो फल को पकाने में सहायता करता है। जो जिस पौधे में फल होता है, वो पेड़ में ही पकता है, तो वो गैस के रूप में यह पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा पौधों में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम गैसों के रूप में पाया जाता है, तो एथिलीन। इसका वर्क क्या है, काम क्या है, तो फलों को पकाना इसका काम है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, यानी जो हम जानबूझकर काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं काम, उसका नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिब्रम। कौन करता है, सेरिब्रम। अगला है, अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला। अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अगला है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, वही गति और क्रिया एक ही है, तो इसमें मेडुला नहीं है ऑप्शन में। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला। इसका आंसर हो जाएगा मेडुला, इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक हो गया है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है, जो मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है, पिछला भाग है, बहुत महत्वपूर्ण है यह भाग। अगला है, निम्न में से कौन स्त्री सेक्स हार्मोन है, स्त्री सेक्स हार्मोन है। तो इसमें अगर देखते हैं, इंसुलिन तो सभी में पाया जाता है, एंड्रोजन पुरुष है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष है, ये क्या है, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों का क्या है, स्त्री सेक्स हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी दोनों होगा। ए और डी ये दोनों कहने का मतलब यहाँ तो इसलिए दोनों ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों जाने। ऑप्शन आपको एग्जाम में एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। दोनों जानेंगे तभी तो कोई हम आंसर कर पाएंगे, इसलिए हम दोनों ऑप्शन दिए हैं। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा, लेकिन आपको जानना दोनों है। तो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों स्त्री सेक्स हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जो हार्मोन है यह इसकी कमी या अग्नाशय से निकलती है, इसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है, जो पुरुषों से स्रावित होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, स्त्री सेक्स हार्मोन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है। तभी देखे हैं टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है, जबकि ये तीनों जो है स्त्री सेक्स हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, हृदय की गति और श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, वह मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला। हृदय की गति श्वसन की दर अनैच्छिक है, ये कौन करता है, मेडुला करता है इसका नियंत्रण। तो ये फिर हम इसके आगे और क्वेश्चन है, लगभग 125 क्वेश्चन है, फिर हम अगले पार्ट में जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन है 83 से करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरी स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बात बोलते हैं जो आपको बहुत फायदा करेगा, और इतना करने पर आपको एक भी बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ईमानदारी से आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये ताकि आपको सभी क्वेश्चन आराम से आ जाए। चलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा मेहनत करके
एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बाद में फिर समय मिलेगा खेलने कूदने का, अभी खूब से ध्यान से पढ़िए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।